उस भाषा में बताना होता है जो भाषा उन्हें समझ में आती, ताकि वो अपने परिवार के व्यक्ति की कानूनी मदद कर सके। लेकिन ये सारी चीज़ें उनको मराठी में बताई गई थी जो भाषा उन्हें समझ में नहीं आती। अभी वो चीज़ें मिली है तो मिलने से कोई हमारा साबित नहीं होता ना कि हमने ही वो चीज़ें यूज़ की है, हमने ही फेंकी है। अभी ये पुलिस ही बता सकती है कि उन्होंने हर एंगल से तपास क्यों नहीं की है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की रहती, अगर उनको लगता कि सर्विस गिरी की किसी भी तरीके से कोई भी इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस उनको बिल्कुल आरोपी बना सकती है। चमन चौहान की तरफ से उसके देवर को इस बात की सूचना दी गई है, जो मृतक व्यक्ति का भाई है, वो किस तरीके से चमन चौहान की मदद करेंगे। तब से अब तक ऐसा कोई बहुत ही पुख्ता या कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आया जो हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार का बहुचर्चित हत्याकांड, पति दफन हत्याकांड मामला। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो आरोपी है चमन चौहान और मोनू शर्मा, उसके वकील मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है वो किस तरीके से चल रही है। सर, क्या कहेंगे, आपको वकील नियुक्त किया गया है, ऐसे में ये जो दोनों आरोपी हैं, क्या आप उनसे मिले? जी, रिमांड के दिन हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनका वकील पत्र दाखिल किया है। वकालतनामे पे उनकी सही लेकर पुलिस ने एडिशनल रिमांड की मांग की थी, जिसका हमने विरोध किया है। अच्छा, पुलिस ये कह रही है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, तो आप उनकी जांच से कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं? तो आपके जो क्लाइंट हैं उनमें आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, तो क्या पुलिस के पास कोई ठोस सबूत है कि उन्हें आरोपी और दोषी वो घोषित कर पाएँ? नहीं, अभी तक तो मेरे सामने ऐसा कोई पुरावा आया नहीं है। रिमांड के दौरान में जब उनकी रिमांड लाई गई थी, रिमांड एप्लीकेशन में जो अभी तक उन्होंने किया है वो सारी चीज़ें लिखी गई थी। चार्जशीट जब फाइल होगी तब मालूम पड़ेगा कि उसमें उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या क्या सबूत उसके अंदर लगाए हुए हैं। उसके पहले कोई कंक्लूजन पे पहुंचना ये बहुत बड़ी गलती होगी। जब चमन चौहान मिसिंग हुई, चमन चौहान फरार हुई, तो वो ब्रिज के पास से, नाला सुपारा का जो फ्लाईओवर ब्रिज है वहाँ से वो मिसिंग हुई। तो जो मिसिंग कंप्लेंट है वो तुलिंज पुलिस स्टेशन में दाखिल की गई। चमन चौहान रहती पिल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत है। तो जो पूरा मामला है वो क्या दिशा देता नजर आ रहा है? देखिए, अगर वो रहती पिल्हार पुलिस स्टेशन में है तो वो पिल्हार में भी उनकी जो मिसिंग की कंप्लेंट थी वो दाखिल होनी चाहिए थी। अभी वो तुलिंज में क्यों किया गया वो तो वही बता सकते हैं जिन्होंने दाखिल किए। उनके जो मैथ के भाई वगैरह है, उन्होंने क्यों वहाँ जाकर दाखिल। पुलिस से हमने सवाल किया कि उनकी जो मिसिंग कंप्लेंट है वो तुलिंज में क्यों दाखिल हुई, तो उनका ये कहना है कि जहाँ पर लास्ट लोकेशन होती है वहीं पर मिसिंग कंप्लेंट दाखिल की जाती है। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, परिवार जहाँ रहता है वहाँ पर एफआईआर दाखिल कर सकता है। उनको तो वो तो घर में उन्होंने जाके चेक किया तो उनको पता चला कि वो नहीं है, तो वो पिल्हार पुलिस स्टेशन में भी जाके दाखिल कर सकते हैं। अभी तो ऐसा प्रावधान है कि कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, उसके बाद में भी अभी रिसेंट एक जजमेंट आया है कि ऑस्ट्रेलिया से ईमेल भेजता है तो भी पुलिस को एफआईआर लेनी पड़ेगी। ज्यूरिडिक्शन की कोई बात ही नहीं, बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ज्यूरिडिक्शन में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर ये जो मामला है ये गौर फरमाने वाला है, क्योंकि पिल्हार पुलिस स्टेशन में चमन चौहान की मिसिंग कंप्लेंट दाखिल की जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसे तुलिंज पुलिस स्टेशन में दाखिल किया गया। सर, एक और सवाल करेंगे कि पुलिस द्वारा सबूतों के तौर पर विजय चौहान का मोबाइल, जिस फावड़े से खोदा गया था खड्डा, वो फावड़ा, मिट्टी फेंकने वाला तसला और साथ ही साथ टूटी हुई पुरानी टाइल्स इकट्ठा की गई, तो क्या ये कॉन्क्रीट एविडेंस साबित होगा जब यहाँ पर पेश हुआ होगा तब? नहीं, अभी फ़िलहाल तो क्या है, ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का। अभी वो फॉरेंसिक की उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, तो जब रिपोर्ट आएगी उस टाइम पे कोई कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है कि उसमें क्या आया है क्या नहीं आया है। अभी वो चीज़ें मिली है तो मिलने से कोई हमारा साबित नहीं होता ना कि हमने ही वो चीज़ें यूज़ की है, हमने ही फेंकी है। वो तो जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इस पूरे मामले में एक सर्वेश गिरी नाम सामने आ रहा है, जिसने चमन चौहान को फरार होने में मदद की, उसका एटीएम का पिन बदला, तो पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी है अपने तरफ से। उसका इस पूरे मामले में कोई भी जो रोल है वो नहीं बताया, तो ये कितना सही है? देखिए, अभी ये पुलिस ही बता सकती है कि उन्होंने हर एंगल से तपास क्यों नहीं की है। इन्वेस्टिगेशन करना उनका काम है, हमारा काम है कि इधर कोर्ट में अपने जो पक्षकार है उनकी साइड रखना। पुलिस ने सर्वेश गिरी से पूछताछ तो की, लेकिन फिर उसको छोड़ दिया। तो ये जिस तरीके से सारा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जो कड़ियाँ जुड़ती नजर आ रही हैं कि सर्वेश गिरी ने उनको आखिरी लोकेशन पर छोड़ा था, मेन आरोपी को, तो ऐसे में अगर पुलिस जांच करती तो क्या सर्वेश गिरी को आरोपी बना सकती थी? बिल्कुल, वो आरोपी बना सकते थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की रहती, अगर उनको लगता कि सर्वेश गिरी की किसी भी तरीके से कोई भी इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस उनको बिल्कुल आरोपी बना सकती है। अच्छा, पुलिस की जांच से आपको क्या लगता है, जिस तरीके से पुलिस ने जांच की है वो सही जांच है या नहीं? देखिए, अभी ये जो उनके द्वारा जो पूरे सबूत जमा किए गए हैं, वो सबूत जब वो कोर्ट में चार्जशीट के साथ में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसको वेरीफाई करने के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया।
इनिशियल जो रिमांड का प्रोसेस रहता है, जो रिमांड एप्लीकेशन उनके द्वारा जमा किया जाता है, उसमें वो लिखते हैं कि अभी तक उन्होंने क्या क्या किया है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन में क्या सफलता मिली है और उन्हें क्या करना है और किस वजह से उन्हें आरोपी की रिमांड चाहिए। अभी पुलिस ने 4 दिन की एक्स्ट्रा पुलिस कस्टडी मांगी है, तो उन्होंने वो किस बेस पे मांगी? क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने जांच तो पूरी कर ली है। हाँ, उन्होंने लगभग बताया और हमने भी कोर्ट को बताया कि पुलिस को सफिशिएंट टाइम दिया गया था और उन्होंने अपना पूरा जो जांच है वो पूरा कर लिया है। उसके बाद उनका कहना था कि एक व्यक्ति है जिसने वो गड्ढा खोदा था उस घर में, हमें उसकी तलाश है, उसको वेरीफाई करना है, उसका जवाब जो है वो लेना है, उसलिए हमें रिमांड बढ़ा के चाहिए, इसलिए 3 अगस्त तक कोर्ट ने रिमांड दिया। वैसे भी कोई अगर इंटेंस कोई क्राइम होता है तो उसमें या कोई भी क्राइम है तो उसमें 14 दिन तक की पुलिस कस्टडी पुलिस ले सकती है। उसके बाद उन्हें जेसी दी जाती है। जेसी दी जाती है, ऑटोमेटिकली जेसी होना ही है। 3 तारीख को क्या कुछ होने वाला है या आपके तरफ से क्या कुछ वहाँ पर किया जाने वाला है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, हमने पहले जिस दिन अभी हम जिस सेकंड रिमांड थी, जिस दिन हम इस मामले में अपीयर हुए, तो हमने पहले ही कोर्ट को बताया कि हमारे जो क्लाइंट हैं, ये जो आरोपी हैं चमन देवी और मोनू शर्मा, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। देखिए, अभी ऐसा था कि जब किसी आरोपी को अरेस्ट किया जाता है तो हमारा देश का संविधान जो है वो उनको राइट देता है कि उनको बताया जाए कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने की वजह क्या है, उनके ऊपर आरोप क्या है। ये सारी चीज़ें उस भाषा में उनको बतानी जो उनको समझ में आती, लेकिन ये सारी चीज़ें उनको मराठी में बताई गई थी जो भाषा उन्हें समझ में नहीं आती। आप लोगों ने मोनू की माँ का इंटरव्यू किया, आपको लगता है उनको मराठी आती होगी? परिवार को भी एक नोटिस देकर रिटर्न में बताना होता है कि आपके परिवार के इस सदस्य को, आपके बेटे को क्यों अरेस्ट किया गया, वो भी उस भाषा में बताना होता है जो भाषा उन्हें समझ में आती, ताकि वो अपने परिवार के व्यक्ति की कानूनी मदद कर सके। ठीक है, लेकिन उन्हें भी इस भाषा में बताया गया जो भाषा उन्हें समझ में नहीं आती। देखो, सबसे जो चौंकाने वाली बात है, सूचना उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो आरोपी की मदद कर सके। चमन चौहान के तरफ से उसके देवर को इस बात की सूचना दी गई है, जो मृतक व्यक्ति का भाई है। वो किस तरीके से चमन चौहान की मदद करेंगे? जो उनके खिलाफ खड़े हैं, आप उन्हें उसकी सूचना दे रहे हो, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता रहे हो। ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए था, उनके माँ बाप को बताना चाहिए था। जैसे उनको पता था चमन देवी का गांव का है, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करना चाहिए था, वहाँ पत्र भेजना चाहिए था, उनके माँ बाप को बताना चाहिए था और इस तरीके से क्यों उसको अरेस्ट किया ये बता सकते थे वो, पर ऐसा नहीं किया है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन किया है। अच्छा, अभी हम जब पुलिस से क्वेश्चन करेंगे तो उनका ये कहना होगा कि शादी के बाद चमन यहाँ आ गई तो जिम्मेदारी यहाँ बन गई। ये सब भी इस तरीके से भी पुलिस कहीं ना कहीं हर मामले में घुमाने का प्रयास करती है, तो क्या ये सही है? देखिए, जो व्यक्ति मृतक है उसका जो परिवार है, वो आप सभी ने खुद इंटरव्यू लिया है, वो चमन देवी के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो वो उनकी कोई कानूनी सहायता तो करने वाले हैं नहीं, उनके लिए वकील करके देने वाले हैं नहीं, या उनकी कोई मदद तो करने वाले हैं नहीं, तो उनको बताकर फ़ायदा होने ही वाला क्या था? बताकर फ़ायदा क्या हुआ है? तो उनके किसी ऐसे परिचित व्यक्ति को बताना चाहिए था जो कानूनी तौर पर उनकी सहायता कर सकता था, उनकी मदद कर सकता था, उनके जो कानूनी हक है उसको दिलवाने में उनकी मदद कर सकता था। अभी पुलिस ने मोनू का इस पूरे कत्लनामे में कहाँ रोल है ये क्लियर नहीं किया है, इस पर से पर्दा नहीं उठाया। आप वकील हैं उनके, तो क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ पे रोल है या मोनू का कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और चमन देवी ने क्या किया, या दोनों ने मिलकर हत्या की या सिर्फ मोनू ने ठिकाने लगाए? इस बात से पर्दा उठा सकते हैं? आपको कुछ मालूम है ये? देखिए, अभी कैसा है, जब तक फाइनल रिपोर्ट मैंने जो आपको बताया जब तक दाखिल नहीं होती है तब तक इस कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत बड़ी भूल होगी, या मेरे तरफ से भी कुछ वक्तव्य करना गलती होगी। अभी तक क्या हुआ है कि हमने ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जमा की, ये बताया गया, कोई कंक्लूसिव एक रिपोर्ट नहीं डाला है उन्होंने। जब वो रिपोर्ट डालेंगे तो मैं पक्का आपको बताऊंगा कि अभी तक इसमें क्या हुआ है। अच्छा, आप वकील हैं जिस तरीके से दोनों जन के, तो आप ये बताइए कि अभी तक पुलिस ने जो कुछ भी किया है या जो चीज़ें कोर्ट में पेश की हैं, उसमें उनको किस तरीके की सज़ा हो सकती है या क्या हो सकता है आगे? देखिए, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, ये प्राइमरी स्टेज है। अभी तक जब से मेरी इस केस में इन्वॉल्वमेंट हुई है तब से अब तक ऐसा कोई बहुत ही पुख्ता या कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आया जो हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाता। आगे जब चार्जशीट फाइल होगी तब हम देखेंगे कि इसमें कैसे क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें पुलिस ने दाखिल की है। दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत सारी जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ती नज़र आ रही हैं, और इस पूरे मामले में जिस तरीके से वकील ने हमें स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में ढिलाई बरती गई है। पहली बात मिसिंग कंप्लेन की थी, पुलिस चाहती तो पिल्लार पुलिस स्टेशन अंतर्गत मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने ये काम नहीं किया। दूसरी बात ये कि सर्वेश गिरी को आरोपी बनाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर उसके ऊपर अपनी मेहरबानी बरसाई, जिसके चलते सर्वेश गिरी अभी फिलहाल बाहर घूम रहा है।
बता दें कि हमारे सूत्र ये भी कहते हैं कि 24 घंटे तक सर्वेश गिरी को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा था पूछताछ के लिए और फिर उसे छोड़ दिया। तो सवाल ये कि जब सर्वेश गिरी पर कोई मामला ही दर्ज नहीं था तो पुलिस ने अवैध तरीके से उसे अपनी गिरफ्त में कैसे लिया। चौथा, यहाँ पर यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जो सबूतों के लिए जिन जिन चीजों को बरामद किया है वो भी पुलिस के लिए एक ठोस सबूत इस कोर्ट में साबित नहीं होने वाले हैं। पूरे मामले में कई सारे लूपहोल्स हैं और पुलिस इसे नजरअंदाज करती नजर आ रही है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।